वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आर अकाउंटेंसी सीयूईटी पेपर 2023 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो हमारे पास यहाँ पे दिया गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब एक एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो उस टाइम पे क्या क्या डिफरेंट एडजस्टमेंट या एक्टिविटीज होती हैं, उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट इज फाइनलाइजिंग टर्म फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओके, ठीक है। सो देन इज फाइनलाइजिंग बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अकॉर्डिंग टू मी सी पॉइंट इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन ये तो पहले ही आ जाता है कहीं ना कहीं पे। देन इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ओके, सो देखो मैं एक बार फिर एक जस्ट शॉर्ट खेल के देख रहा हूँ आप लोगों के साथ डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो बनाते हुए। हमारे पास ना यहाँ पे सी पॉइंट मुझे डायरेक्टली पता है कि फाइनलाइजिंग बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इन सारी एक्टिविटीज में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है। तो पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन सारे ऑप्शंस में सी जो पॉइंट है वो कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट है। तो यहाँ पर सी जो है यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। तो इट सिंपली मीन्स कि मुझे बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये पता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आप वो डायरेक्टली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इट सिंपली मीन्स ना कि बाकी सब में सी लास्ट नहीं है, तो यानी इसमें बी लास्ट है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस लास्ट में हो ही नहीं सकता। देन यहाँ पे डी लास्ट है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी लास्ट स्टेप नहीं हो सकता। देन ई पॉइंट है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये भी लास्ट नहीं हो सकता। तो यानी लास्ट ऑप्शन है ही बैलेंस, जो है वो फाइनलाइजिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी सारी एडजस्टमेंट्स करना कैपिटल अकाउंट में। अब फिर भी सिर्फ आपके लिए मैं बाकी सारे के सारे ऑप्शंस एक एक करके अब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइनलाइजिंग द टर्म फॉर एडमिशन, कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है ना, सबसे पहले तो हम लोग उसके साथ होने वाली जो टर्म्स है, यानी कि क्या गुडविल रहेगी, कितनी कैपिटल पे उसको एडमिट किया जाएगा, क्या उसके राइट्स होंगे एंड एवरीथिंग, वो सारी की सारी चीजें हम लोग टर्म्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या क्या लेकर आना है, गुडविल, एसेट, कैपिटल, एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देन हम करते हैं हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और फाइनली हम लोग करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इन 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिंपल था ये, बहुत ज्यादा डायरेक्ट आपके पास आंसर। अगर सी ऑप्शन हमें पता था कि लास्ट ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट, अगर दो होते ना यहाँ पे बाई चांस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया था, तो अगर दो ऑप्शन होते ना जिसमें सी लास्ट में होता तो हमें एक पॉइंट और देखना पड़ जाता। बट इट इज ओके, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था तो हमने इसको सक्सेसफुली लाइक कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमें अगला क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन some positive balance in profit and loss account appear in the books, it will transfer to positive balance। का पहली बात तो यहाँ पे मतलब है प्रॉफिट, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और जो क्रेडिट बैलेंस हमें गिवन होता है वो हमेशा हमें हमारी लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर पी एंड एल गिवन होता है। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स कि ये हमें कहाँ जाएगा, जब भी कोई पॉजिटिव बैलेंस है पी एंड एल का, तो हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, यानी कि एडमिशन से पहले, हाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है यहाँ पे, तो एडमिशन से पहले, आने से पहले हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ये प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये नए पार्टनर का प्रॉफिट नहीं है, ये कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पिछले साल का पड़ा है, हमने नहीं बांटा था। तो क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शन है, ऑल पार्टनर को नहीं जाएगा क्योंकि नए पार्टनर को नहीं देंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर इज 3। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 13th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एबीसी की रेशियो दी गई है 3:1। आफ्टर दैट डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही गेट 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो 1/8 शेयर दिया है ए और बी ने। इट सिंपली मीन्स के जो सी पार्टनर आ रहा है हमारा, मतलब सी जो पार्टनर है, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। ठीक है, तो लेट्स सी, इसमें भी एक और ट्रिक लग जानी चाहिए। तो 4, चलो कोई बात नहीं, ट्रिक बाद में लगाते हैं, पहले एक बार ही सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आइए, तो हमारा जो ए पार्टनर है उसका जो शेयर है दैट इज 3/6 और इसने दिया है 1/8। ठीक है, बी पार्टनर का शेयर है 2/6, इसने भी दिया है 1/8। सी पार्टनर का शेयर एज इट इज रहेगा 1/6, इसने कुछ नहीं दिया, और डी पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे। तो न्यू रेशियो हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्टली करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में फॉलो कर रहा हूँ। तो 6 × 8 48, 8 3 24 -6, तो ये हो गया 18/48। अब मैं चाहूँ ना तो मैं यहीं से भी एक बार आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट अगेन 9 वाला जो शेयर है वो 2-3 है, तो मैं नहीं अभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, पहले पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, इतनी जल्दी भी क्यों करनी, हमारे पास टाइम तो है ही, कहीं कहीं तो हमने टाइम सेव कर ही लिया था। तो 16 - 6 10/48। देन सी का शेयर एज इट इज, इसको 48 के इक्वल करने के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 8/48। एंड देन हमारे पास आ जाएगा
ये तो 12/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 12/48। तो न्यू रेशियो हमारी बनेगी 18:10:8:12। ये सब 2 का कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो 9:5:4:6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे थी, ये जो 5 और 4 इन लोगों ने किया ना यहाँ पे, और इसमें भी 5 6 4 जो किया है, इसमें पूरा कैलकुलेट करना ही समझदारी थी। जस्ट फिर अगर हम लोग एक एक ढूंढ कर, मतलब एक कैलकुलेट करके यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं ना, तो टाइम वेस्ट होता है नेसेसरी, इसलिए मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा पूरा सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। चलो आगे चलते हैं। सेलेक्ट द पार्टनर हु विल कंपनसेट द डिसीज्ड पार्टनर। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में उसको कंपनसेट किया जाता है, मतलब उसके एग्जीक्यूटर को कंपनसेट किया जाता है गुडविल, मतलब उसका जो अकाउंट बनता है गुडविल के बैलेंस। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है पहले मैं वो बोलूंगा, ऑप्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। इसका जो करेक्ट जर्नल एंट्री बनती है दैट एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमारे जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, वो हमारे डिसीज्ड पार्टनर को गुडविल कंपनसेट करते हैं। तो लेट्स सी, और एक सॉरी मैं कंप्लीट करता हूँ इस एंट्री को। ये एंट्री एक्चुअल में बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पे किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो उसको भी कंपनसेट किया जाएगा। ये कंप्लीट एंट्री थी, बट यहाँ पूछा जा रहा है सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को कंपनसेट करना है, तो ऑटोमेटिकली आंसर इज गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ ढूंढते हैं जरा। सो रिमेनिंग पार्टनर ऑप्शन हो सकता था अगर यहाँ पे गेनिंग ना अवेलेबल होता तो, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज गेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग में एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो सकता है, जो मैं अभी एंट्री बोली है, ठीक है। तो रिमेनिंग में हो सकता है एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो, बाकी 2 पार्टनर गेनिंग हो, एक की डेथ हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे हमेशा ऑप्शन रखेंगे दैट गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट दी डिसीज्ड पार्टनर। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 गेनिंग। ओके, नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, एडमिशन का ही है शायद ये भी हमारे पास, नहीं। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज नॉट कंसीडर्ड। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट वर्ड है, हमसे पहले एक जगह गलती हो गई थी ऐसी। तो वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, और मेरी एक वीडियो आई थी CUET वर्सेस CBSE के सिलेबस में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्ट अलग है पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन अलग है। तो मैं एक बार यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब है एनी चेंजेस बिटवीन द पार्टनर, ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारे एग्रीमेंट थे दैट वो एंड हो जाते हैं और एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के अमंग बन जाता है। तो ये किस किस केस में हो सकता है, अगर पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस एग्रीमेंट थे उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो डिसॉल्व हो गई और एक नया एग्रीमेंट आ गया, तो इट सिंपली मीन्स दिस इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एडमिशन में हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व कर गई है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहा है नॉट कंसिडर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों हैं, सिर्फ डिसोल्यूशन नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम थिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये अलग है, ये याद रखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे है प्रॉफिट मेड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम, ठीक है। तो अब ये बेसिकली देखो, एडमिशन के केस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर पे जाता है, रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स पे जाता है, तो डेथ के केस में भी सेम है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया कि कौन से पर्टिकुलर मतलब किस मोमेंट पे ऐसा होने वाला है, यानी कि एडमिशन में होगा, रिटायरमेंट में होगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है दैट इज ऑल पार्टनर्स ओनली, ठीक है। तो ओके, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि ऑल पार्टनर्स में एडमिशन और रिटायरमेंट भी आ सकता है, तो इस केस में हम ओल्ड पार्टनर्स ही चूज करेंगे। क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करता हूँ इसको करेक्ट तरीके से, देखिए ध्यान से। अगर फॉर एग्जांपल एडमिशन हो रहा है तो मान लीजिए ए एंड बी 2 पार्टनर थे, सी आने वाला था, तो इस केस में ओल्ड पार्टनर इनको रिवैल्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर ए बी सी तीनों ही पार्टनर थे और सी जाने वाला है, तब भी इसको भी बेनिफिट मिलेगा रिवैल्यूएशन के टाइम के होने वाले गेन और लॉस का, ठीक है। मतलब लॉस हुआ तो नुकसान, गेन हुआ तो उसको बेनिफिट मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड पार्टनर, ठीक है। हल्की सी कंफ्यूजन हो गई थी, तो यही चीजें होती हैं, देखा, यही चीजें होती है जब भी हम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो इसी तरीके से कोई ना कोई ऑप्शन ना कई बार आपको लग रहा होता है यही सही है, तो कई बार इस तरीके की मिस्टेक होने के चांसेस है, बट हमने जल्दी पकड़ लिया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज शोन इन। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये फंडामेंटल से आया हुआ क्वेश्चन है। सो सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज बेसिकली चार्ज अगेंस्ट, सॉरी अगेन गलत बोल दिया मैंने,
सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन सी जो आइटम्स हैं वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। रेंट पेड टू द पार्टनर और मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसी कोई भी आइटम आती है तो हमेशा मेक श्योर कि ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी चीज़ हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग में नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, P&L में नहीं आता, ठीक है। तो ये वही वाली ट्रिक हो गई मेरी कि हमें पता है कि इनमें नहीं आता तो हमें पता ही ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चलो आगे चलते हैं। So now question number 18. Question number 18 says select the condition required for computing interest on drawing using average profit method. Okay. So ये कह रहा है using average period method. एवरेज पीरियड मेथड के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन इज टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। चलो देखते हैं कहाँ पे। सो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहला ऑप्शन है, फिक्स टाइम इंटरवल ये ऑप्शन है, वेरिंग अमाउंट तो अगर ये आ जाता तो सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है। देन इज डिफरेंट इंटरवल ऑफ ड्राइंग, अगेन नहीं आ रहा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमें लगा था अब सिर्फ दो चीजें चाहिए, वो तीसरी चीज रेट तो चाहिए ना, ये भी तो चाहिए बेटे। सो ओके, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड ई। जो चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है, ए बी ई, ए बी ई। ओके देखो, अब देखो अगर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पता भी होता ना तो ए ऑप्शन चारों यहाँ पर आ रहा है ना, तो इस केस में कंफ्यूजन होने की चांसेस है। अब बी ऑप्शन भी देखो चारों यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज सिखाता हूँ मैं आपको, चलो यहीं पे, ठीक है। मान लो कि मेरे जैसा कोई धुरंधर बच्चा है जिसको बेचारे को आंसर नहीं मालूम, ठीक है। अब वो बेचारा यहाँ क्या कर सकता है, देखो एक तरीका सिखाने लगा हूँ। अगर किसी को नहीं सीखना थोड़ा सा स्किप कर दो, आगे चले जाना, कोई बात नहीं। देखो जरा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि इस केस में कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ये मुझे आंसर पता था, ठीक है। तो मैं अब ये देखूंगा कि ए और डी, देखो ए यहां पर है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। अब मुझे पता है कि आंसर जो है वो दूसरा जो आंसर बचा दैट इज बी, कि मुझे पता था बी भी मैं श्योर हूं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बी नहीं है और इसके अंदर सी नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली डी और ई भी हमारे करेक्ट आंसर नहीं होने चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं बन रहा। तो अगर हमें ये पता है कि बी तो करेक्ट है लेकिन सी यहां पर नहीं दिया गया, तो अब ये देखते हैं कि सी, क्या सी इसका करेक्ट आंसर बनता है या नहीं बनता। तो वेरिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये सी करेक्ट आंसर बनता ही नहीं। तो इस केस के अंदर इट सिंपली मीन्स कि हमारा जो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, ये आंसर बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने ये फिगर आउट कर लिया कि जो सी पॉइंट है वो एक्चुअल में हमारा आंसर है ही नहीं, है ना। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा आंसर क्यों नहीं है, हमें ये पता चल गया। तो ऑटोमेटिकली सी यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और सी इन दोनों में आ रहा है तो इसका भी आंसर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ए, बी और ई ही आंसर बनता है। तो ये भी एक और तरीका है इसको आंसर को फिगर आउट करने का। चलिए आगे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 था, यस चलिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द कंसेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स। अब क्या क्या चीजें जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। कंटेंट क्या है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर आता है, तो ऑप्शन ए सारी जगह है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, ये भी आता है, तो अगेन बी यहाँ है। ओके, बी यहाँ नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बी यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए नहीं है, तो इट मीन्स ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज 3 and 4 ओनली, ठीक है। डीड वंस मेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, तो ये चीज गलत बोल रहे हैं, डीड जो है वो ऑल्टर की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट सिंपली मीन्स कि जो सी पॉइंट है, डीड वंस मेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ये चीज ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी अवेलेबल है, तो अगेन ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो ए, बी, डी आंसर बनता है हमारा। सो डी इज रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, डन। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, या बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं डीड के अंदर। देन इज वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज कंसिडर्ड एज डीड, बिल्कुल भी नहीं, तो ई भी आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास बचा ए, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेम एंड पार्टनर्स के एड्रेस होने चाहिए,
मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट्स होना चाहिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट का मतलब क्या है, लेट्स से कि हमने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है गिवन बाय द पार्टनर अगर लोन है तो हम 8% ही देंगे। तो अगर हमने ऑलरेडी डीड में लिखा हुआ है और कल को हमारी लड़ाई हो जाती है कि एक्ट कहता है 6 देंगे, तो हम कहेंगे कि भाई अगर हमने डीड में लिखा है ना 8% तो हमें एग्रीड रेट ही देना है, अगर ना लिखा होता तो हम लोग 6% देते। क्लियर? तो अगर हमने डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए हर एक टर्म एंड कंडीशन बनाई और किसी बात पे हमारी लड़ाई हो जाए तो उस केस में हम उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 20 एंड एंड ऑफ पार्ट 2। 21 क्वेश्चन से हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको खत्म करते हैं फटाफट। ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह कॉम्बिनेशन आए हैं फिर से, ठीक है। अब ट्रिक लगाकर देखते हैं, मतलब अपना लॉजिक लगाकर देखते हैं, मैं गलत वर्ड यूज कर देता हूँ हर बार। सो ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट, ओनली कैपिटल अकाउंट जो है वो बनते हैं हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग ए का 4 देखते हैं कहाँ गिवन है। ओके लो, मैं पहले बता देता हूँ, आंसर यही है, पहले ही बता दिया आंसर यही है। चलो फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरा करता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये फिक्स्ड के केस में होता है, ठीक है। तो फिक्स के केस में बी का 3rd होना चाहिए, ओके राइट है। उसके बाद फ्रेश एंड एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, ये क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही। परमानेंट विड्रॉल डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सो सी का 1 है, सी का 1 है, राइट है, और डी का 2 भी है, सही। ओके, मैंने पहले कह दिया था ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा, तो कई बार ना हमें सिर्फ एक पॉइंट भी पता हो और बाय चांस लकीली वही सेम पॉइंट यहाँ पर हो ना, तो उस केस में हमारा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हम लोग पेपर के अंदर सेव कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स है ना उसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप सही आंसर करें, कई बार ये भी मैटर करता है कि आप टाइमली करेक्ट आंसर करें। तो हमें टाइम सेव भी अपना करना है अपनी नॉलेज के साथ साथ, और उसके साथ साथ करेक्ट आंसर्स भी अटेम्प्ट करने हैं। सो मिलते हैं पार्ट 3 में।